हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 जुलाई को आने वाले जीकेजीएस के उन सभी प्रश्नों की जो एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने सभी पर चर्चा कर ली है। आज हम 10 जुलाई के सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग एक एक करके समझेंगे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 10 जुलाई में पूछे गए हैं ना, 10 जुलाई को पूछे गए हैं। तो आप समझिएगा, अब तक अगर आपने सभी प्रश्न जो पेपर मैंने आपको एनालिसिस कराए हैं, अगर आप सभी को देख ले जाएंगे ना, अगर आप सभी को देख ले जाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर, लगभग प्रश्नों का अब रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। आप खुद एक बात सोचिएगा कि जब आपके 1 जुलाई से लेकर पेपर स्टार्ट हुए 11 जुलाई तक चले, अगर इनमें ही रिपीटेशन हो रहा है तो आप खुद सोच के देखो कि अगर पिछले 5 साल के पेपरों को हम उठा लें एसएससी के द्वारा कराए गए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, है ना, एसएससी जीडी हो या आपका सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो, तो सभी को अगर आपने उठा लिया तो बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे विश्वास है। चलिए भाई, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो आप कहेंगे सर इनका संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहां पर होता है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु के अंदर होने वाला प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है ना, और आपका सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ये सभी क्या है आपके प्रमुख रूप से जो शास्त्रीय नृत्य है। कथक आपके उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, है ना। हॉकी मैच की कुल अवधि कितने मिनट है? तो हॉकी मैच की जो अवधि है वो 60 मिनट होती है ना। हॉकी मैच की जो अवधि है वो 60 मिनट की होती है। भोपाल गैस त्रासदी कब गठित हुई है? तो 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस है उसका स्राव हुआ था और भारी संख्या में लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो शिवालिक पहाड़ियों बाहरी हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है ना। जो आपकी हिमालय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है भाई? जैसे आपने देखा होगा सर, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें एक आपकी है ग्रेट हिमालय, है ना, एक आपकी ग्रेट हिमालय है, एक आपकी मध्य हिमालय है ना, एक आपकी मध्य हिमालय है, और तीसरी आपकी निम्न हिमालय, जिसको शिवालिक बोलते हैं। निम्न हिमालय जिसको शिवालिक कहा जाता है भाई, निम्न हिमालय जिसको शिवालिक कहा जाता है। तो 3 प्रमुख श्रेणियां आपको देखने में मिल जाएंगी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1993 में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे आप लोग। भारत में किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसका है? मेजर ध्यानचंद जी का जो है, मेजर ध्यानचंद का जो है जो जन्म दिवस है, इसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है ना, इनको हॉकी का जादूगर भी इनको कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। हॉकी का जादूगर भी आप लोग इनको जान सकते हैं। 2022-23 इंडियन सुपर लीग की विजेता कौन है? तो एक एटी के मोहन बागान, है ना, एटी के मोहन बागान, इन्होंने 22-23 इंडियन सुपर लीग की विजेता रही हैं। ये दुर्गा पूजा का त्योहार कहां पर होता है? तो दुर्गा पूजा का जो त्योहार है ये पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहारों में से एक है ये ना, पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहारों में से एक आपका दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा अगर आपसे पूछे कि सर ये बताइए गणेश महोत्सव कहां पर होता है? गणेश महोत्सव या शिवाजी महोत्सव, गणेश या शिवाजी महोत्सव कहां का है? शुरुआत इसकी महाराष्ट्र के बंबई से की गई थी भाई, महाराष्ट्र में बंबई से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन आज लगभग जितने भी भारत के प्रदेश हैं लगभग वहां पर, वो भी उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में ये बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, ठीक है। चाहे वो गणेश महोत्सव हो या गणेश चतुर्थी हो या शिवाजी महोत्सव हो। हमें अगले प्रश्न देखने कौन से और पूछे गए हैं। तो अगले प्रश्नों को अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसके लिए भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 21A जोड़ा गया है। ये राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो भैया ये तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि विदेशियों को अगर मौलिक अधिकारों की बात करें ना, अगर हम विदेशियों के लिए फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, तो आपके देखो भाई 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है भाई, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इनको छोड़ के सभी विदेशियों को प्राप्त है ना।
ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये सिर्फ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी इनको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है भाई, चलिए हम बात कर लेंगे आवोगाद्रो नियम की खोज किसने की है। तो आवोगाद्रो नियम की खोज 1811 ईस्वी में एमेडियो आवोगाद्रो द्वारा की गई थी। एमेडियो आवोगाद्रो के द्वारा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, ये किसकी नियुक्ति कर रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं। वैसे सामान्य तौर पर नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही है ना। शपथ इसको कौन दिलाता है? इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसको शपथ कौन दिला रहा है? शपथ इसको राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनको शपथ दिलाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको हम HSRA बोलते हैं। HSRA का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1928 आपका लिखा हुआ है ना। 1928 में HSRA की स्थापना हुई है। किसके द्वारा? तो आप चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ना। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की थी। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की थी बच्चे लोग। ठीक है, चलिए भैया अगला देख लेंगे हम। अगला क्या हो जाएगा? कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया है ना। सिद्धारमैया कौन हो जाएंगे? कर्नाटक के सीएम है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। लगभग आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको अब तक काफी पेपर सॉल्व करा दिए है ना। हर दिन के 4 होते हैं और मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होता ही हूं पूरे दिन का जो है। तो आप एक चीज तो स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि सर एक लोक नृत्य आता ही आता है, एक लोक नृत्य पूछा जाता है। ठीक है भैया। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत ने कितनी बार आईसीसी T20 की मेजबानी की है? तो सिर्फ एक बार है ना, सिर्फ एक बार। आपसे पूछता भारत ने कितनी बार जीत प्राप्त की है T20 में? तो 2 बार। T20 भारत ने 2 बार जीता है, 2007 में और 2024 में, है ना। 2007 में और 2024 में भारत 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है भैया। भारत 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो पश्तो बोली जाती है और दारी भाषा भी बोली जाती है। तो दारी या पश्तो दोनों में से एक विकल्प में दे रखी होगी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में छोटी आंत के भाग हैं? तो इलियम है ना, जेजुनम है, आपका डुओडेनम है। ये विकल्प पे निर्भर करता है। हमने आपको बता दिया है इनमें से या तो एक विकल्प में दे रखा होगा, तीनों दे रखे होंगे तो विकल्प में ये भी दे रखा होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी विकल्प भी दे रखा होगा। ठीक है मेरे भाई। पाल वंश की स्थापना किसने की है? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है ना, गोपाल के द्वारा की गई थी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सबसे बड़ी क्षमता कहां पर है? तो गुजरात के तट पर है। ज्वारीय ऊर्जा की सबसे अधिक जो क्षमता है वो गुजरात के तट पर है। निम्नलिखित में से किसे बल लगाकर नहीं बदला जा सकता? तो वस्तु के द्रव्यमान को। भाई मान लीजिए कि क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बल लगाकर नहीं बदला जा सकता है? तो बल लगाकर द्रव्यमान को नहीं बदला जा सकता। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान है मान लीजिए। तो अगर हम इसको बाहरी बल लगा रहे हैं तो बल लगाने से क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन आता है। बल लगाने से स्थिति में परिवर्तन आता है। स्थिति में परिवर्तन आता है ना। पहले वस्तु ए बिंदु पर थी, अब वस्तु बी बिंदु पर आ गई। लेकिन तुम सोचो कि हम बल लगाएंगे, बल लगाकर जो है उसमें द्रव्यमान को कम कर देंगे तो द्रव्यमान नहीं कम हो सकता है। या तो हम छेनी हथौड़ा ले लें और उसको अलग से छांटना स्टार्ट कर दें तो ही कम हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सबसे बड़ी क्षमता गुजरात तट पर है ना। और किसे नहीं बदला जा सकता है? तो वो है वस्तु का द्रव्यमान। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारी जनगणना हमारा भविष्य कौन सी जनगणना का नारा है? यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये किसका नारा है? तो 2011 की जनगणना का है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, प्रशिक्षक का मतलब समझ रहे हो, जो इसमें कोच होता है, जो कोच होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और जो खिलाड़ी होता है उसको कौन सा दिया जाता है भाई? खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना। खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार और जो प्रशिक्षक होता है, जो सिखाता है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस तरीके से हासिल नहीं की जा सकती? तो हम बात कर लेते हैं भैया। अगर आपसे देखो, अगर आप क्या करते हो, वैसे ऑप्शन देखो, जन्म से प्राप्त हो सकती है ना, वंश से प्राप्त हो सकती है,
पंजीकरण से प्राप्त हो सकती है, पंजीकरण से प्राप्त हो सकती है, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त हो सकती है, देशीयकरण, देशीकरण के द्वारा हो सकती है ना। इसके अलावा क्षेत्र अर्जित करने पर हो सकती है, क्षेत्र अर्जित करने पर हो सकती है, क्षेत्र अर्जित करने पर। तो ये 5 ही तरीके हैं जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 तरीके हैं जिससे हम किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न को आराम से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में नहीं है? अब देखो, ये जब नहीं की बात आ गई है तो विकल्प पे डिपेंड करेगा भाई, विकल्प पे डिपेंड करेगा। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर क्या रही? तो साक्षरता दर जो है ये 77.7% है। अच्छी बात है, क्योंकि 2011 की अगर हम यहां पर 2011 के आंकड़े देखें, 2011 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इसके अनुसार भारत की साक्षरता दर है वो 74% रही थी, 74। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो बड़ा है ना। लिटरेसी रेट क्या भैया? बढ़ा हुआ है। ये भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो भी आया था 2022 में, उसके अनुसार 77.7% है। अगले प्रश्न पे आते हैं भैया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का विचार इसके ... निहित है। यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण यह कहां पर दे रखा है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ना। ये कहां पर भाई? ये डीपीएसपी का हिस्सा है, ये डीपीएसपी का हिस्सा है, याद रखिएगा, है ना। तो क्लियर है आपको? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये जो विचार किसके अंतर्गत आता है? तो ये विचार जो है ये डीपीएसपी होगा या मौलिक कर्तव्य होगा, है ना, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य भी है हमारा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और ये हमारा डीपीएसपी में भी आता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नृत्य के कोरियोग्राफर हैं? तो प्रभुदेवा, है ना। निम्न में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नृत्य के कोरियोग्राफर हैं? तो हम ये विकल्प से कर सकते थे, है ना, बाकी लिख दिया गया है, विकल्प से कर सकते थे इसको। 1930 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की है? तो भैया 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस रूप में हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है किस रूप में? आप कहेंगे सर शुरुआत में इसको दांडी मार्च के रूप में शुरू किया गया था, दांडी मार्च के रूप में। बाद में गांधी दांडी पहुंचते हैं और एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं और इसी दिन से सविनय अवज्ञा प्रारंभ हो जाता है, इसी दिन से सविनय अवज्ञा प्रारंभ हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज होती है भैया, 22 गज है ना, 22 गज होती है। जैसे 2 विकेट होते हैं ना, जहां से एक बॉलर बॉल फेंकता है और जहां से खिलाड़ी खेल रहा होता है, उस पूरी पिच की जो लंबाई है वो 22 गज है। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था? जब तैमूर का भारत में आक्रमण हुआ था ना, उस समय नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। ओआरएस के जनक जिन्हें 2023 में पद्म विभूषण दिया गया कौन है? दिलीप महालनोबिस, है ना। ओआरएस के जनक कौन है? दिलीप महालनोबिस, ये ओआरएस के जनक माने जाते हैं मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर नेटवर्किंग है? तो लिंक्डइन। लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट है। इसमें सर होता क्या है? तो इसके तहत अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो आप यहां पर जाकर आसानी से रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो व्यक्तियों को, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए एक नेटवर्किंग साइट है। यहां पर मोस्टली जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने जो भी है ना डाटा डाल रखे हैं, जब उनको कोई नीड होती है तो वो हायरिंग निकालती रहती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई थी? तो 5% गरीबी कम हुई, है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है 84.70 है। ठीक है। कालवेलिया लोकनृत्य कहां का है? तो राजस्थान का कालवेलिया है। कालवेलिया कहां का है? तो कालवेलिया लोकनृत्य राजस्थान का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। चलिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ? गुजरात में किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे। हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है ये शुक्र को बोलते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा इसे कहा जाता है। प्रथम कांच के दर्पण का आविष्कार किसने किया? तो जस्टन बॉन लिविंग के द्वारा किया गया था। कैलाश मंदिर कहां पर अवस्थित है भैया? तो कैलाश मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर कहां हो जाएगा भैया? ये महाराष्ट्र में है ना। ठीक है, चलो अगले पे देखते हैं। एक पिता अपने 7 वर्षीय बेटे को कारखाने में काम करने के लिए बाध्य करता है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है?
किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है तो उसे आप किसी भी ऐसे कारखाने में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जो खतरनाक कारखाना है। ठीक है भैया, कौन सा आर्टिकल इसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 24 में ना, आर्टिकल 24 में, यानी किसी खतरनाक कारखाने में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा? आर्टिकल 24 में मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल तो शिव प्रताप शुक्ला हैं, शिव प्रताप शुक्ला हो जाएंगे। नेशनल जेवेलियन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को, 7 अगस्त को नेशनल जेवेलियन थ्रो दिवस के रूप में मनाते हैं हम। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष की पुस्तक लाइफ डिवाइन है। अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? ये लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है। तो प्यारे साथी, ये जो आपकी आज की क्लास थी ना, ये है 16 आपकी ना 10 जुलाई को पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं एसएससी एमटीएस की तैयारी करना, ये हम एकदम नया, एकदम फ्रेश बैच लेकर आए हैं। एकदम फ्रेश बैच है। इसमें आप लोग क्या करने वाले हो भाई? इसमें ज्वाइन कर लेते हो तो मात्र 499 फीस है। 499 फीस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली है। 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी अब तक पूछे गए होंगे PYQ, उनको भी हम आपको कराने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे बैच को ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।